नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में पूर्व सरपंच के यहाँ अपराधियों ने बंदूक की नोक पर फिर से किया लाखों की डकैती। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में अपराधियों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जबरन गाड़ी में बिठाकर लूटा। और मानवाधिकार आयोग में बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण पर दूसरी शादी करने पर याचिका दायर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के खबरा गांव में अपराधियों ने एक ही घर को दूसरी बार निशाना बनाते हुए भीषण डकैती। जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा में जदयू नेता रमेश कुमार ओझा के घर अपराधियों ने बीती रात जमकर तांडव मचाया। अपराधियों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। जदयू नेता रमेश कुमार ओझा और उनके पुत्र दोनों प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए हुए थे। इसी बीच कुछ अपराधी पहले रेकी करते हैं, उसके बाद 8 बजे रात्रि को डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। घर में उस समय जदयू नेता की पत्नी और भावो मौजूद थी, जिनको बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि अपराधी एक हेलमेट लगाए हुए थे और बाकी मास्क में थे। वहीं जदयू नेता के भावों ने बताया कि अपराधियों द्वारा 40 लाख रुपए जमीन के नाम पर मांगे जाने की बात कही जा रही थी। नहीं देने पर हत्या करने की भी बात कही जा रही थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इससे पूर्व में भी जदयू नेता के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और फिर एक बार बंदूक की नोक पर महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती की घटना को किए गई। फिलहाल सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। हम अपने बड़ी बहन के साथ महाकुंभ में स्नान करने अपने पुत्र अभिषेक कुमार रंजन के साथ गए हुए थे। इसी बीच में शाम में 6:30 के करीब में पूर्व सरपंच, हमारी पत्नी पूर्व सरपंच प्रभा देवी ने मोबाइल के द्वारा हमको बतलाया कि 2 बाइक से 6 की संख्या में, जिसमें एक अपराधी हेलमेट पहने हुए था, 5 अपराधी मास्क में था। बोला कि भैया कहाँ हैं, भैया से हमको जमीन खरीदना है। तो मैडम बोली कि भैया बाजार गए हुए हैं, कब आएंगे? तो 9:30 बजे आएंगे। उसके बाद चूंकि 3 बाइक से 3 की संख्या में 6 अपराधी गेट के बाहर चला गया। 2 बाइक से 6 अपराधी गेट के बाहर चला गया। फिर उसके बाद मैडम से हमारी जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि अगर किसी प्रकार का लगेगा तो पुलिस का 112 नंबर जो डायल है उस पर सूचित करना, हमको सूचित करना, हम अपने अफसर से मामला को संभालेंगे। और चूंकि हमारे यहाँ हमारी पत्नी के अलावा कोई था नहीं, लड़का मेरे साथ था, इसलिए हम अपने परिवार को सुरक्षा और सुरक्षित समझ रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि आप दरवाजा को बंद कर दीजिए, मुख्य दरवाजा को बंद कर दीजिए, फाटक को बंद कर दीजिए और अंदर आइए। लेकिन इसी बीच में 8 साढ़े 8 के करीब में 6 के संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने सीढ़ी के सहारे बाउंड्री वाल के अंदर प्रवेश कर पूर्व सरपंच प्रभा देवी को डराया धमकाया और बोला कि तुम्हारे पति को मारकर फेंक देंगे। जो भी उसका जेवरात था, घर में जो पैसे थे, सारे के उठा के ले गए। घर के अंदर पलंग को तोड़ दिए गए, घर को तोड़ दिया गया। हमारा किराएदार है, उसके घर में तोड़फोड़ की गई। और ज्ञातव्य हो कि इसके पहले 2012 में जब मैं सरपंच था इस पंचायत का, उस समय भी हमारे यहाँ इस प्रकार की डकैती की प्रथम घटना घट चुकी है, जिसमें 2.25 लाख रुपया के साथ जेवरात ले गया और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि इस घटना में भी उसी गिरोह का हाथ है। हम अपने सरकार प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए एवं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे एवं हमारे परिवार के जान माल का सुरक्षा दिया जाए। कितने की चोरी हुई होगी या डकैती जो की गई है वो कितने की गई है? तो हम अभी महाकुंभ प्रयागराज से महासंगम का स्नान करके अभी हम आ रहे हैं।
मैडम से जब बातचीत होगी उसके आलोक में ही हम बता पाएंगे। यह दूसरी बार घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, यह दूसरी बार घटना को अंजाम दिया गया। इसके पूर्व 2011 में इस पंचायत का मैं सरपंच था। आप लोगों के द्वारा कब पुलिस को सूचना दिया था पूरा घटना को लेकर? रात में दिए थे कि कब दिए? नहीं, रात में पुलिस को सूचना हमको द्वारा इसलिए नहीं दी गई कि चूंकि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में रहता हूँ। मैडम के द्वारा जदयू का मैं जिला का मैं उपाध्यक्ष हूँ, पंचायत का हम पूर्व सरपंच रहे हैं। किसी न किसी समाज के काम से कोई न कोई लोग हमेशा आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में मैं अकेले में रहता हूँ, तो हमको लगा कि कोई न कोई किसी काम से पत्रकार बंधु होंगे या कोई होंगे जो काम होगा आए होंगे। क्योंकि मैडम के साथ उस समय न गाली गलौज की गई, न धमकी दी गई। जो घटना हो जाने के बाद कब सूचना दिए थे आप लोग? घटना, हाँ, उसके बाद रात भर हम मोबाइल से बात करने का प्रयास करते रहे, लेकिन मोबाइल रिंग होने के बावजूद ही बात नहीं हुई। सुबह में मैडम दूसरे के मोबाइल से जब संपर्क की है तब पता चला कि इस प्रकार की घटनाएं घटी है। उसके बाद 112 नंबर डायल पर जब पुलिस से संपर्क किया है, पुलिस आया है, घटनास्थल का निरीक्षण करके खाना पूर्ति करके चला गया है। मैडम को मोबाइल लेके चले गए थे क्या अपराधी? नहीं, मैडम का मोबाइल मैडम के पास था। हम अपना मोबाइल लेकर के गए थे और मैडम का जो मोबाइल था उस मोबाइल को अपराधकर्मी अपने साथ में ले गए हैं। और फोन करने पर अभी भी मोबाइल ऑन बता रहा है, रिंग होता है। अगर इसको सर्विस, हाँ, रडार पर रखा जाएगा तो हो सकता है गिरफ्तारी की, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। घटना के वक्त कितने लोग घर में मौजूद थे या परिवार के? घटना के वक्त हमारे घर में मात्र 2 लोग उपस्थित थे और हमारे जो पुत्र हैं हमारे साथ थे। हथियार भी दिखाया गया क्या? हाँ, हथियार दिखाया गया। 6 जो अपराधी थे, 6 के हाथ में हथियार था। 6 ने जान से मार देने का धमकी दिया पूर्व सरपंच प्रभा देवी को और बोला कि तुम्हारे पति को मार देंगे। और देके लूट लिया। बोला जो दीवार में कहा लॉकर बताओ। पूरे घर को तहस नहस किया गया, तोड़फोड़ किया गया और धमकी देकर के लूट लिया गया। घटना को अंजाम दिया। क्या नाम हो गया सर आपका? हाँ, मैं रमेश कुमार ओझा, पूर्व सरपंच खबरा, जिला उपाध्यक्ष, जदयू मुजफ्फरपुर बिहार। 6:30 के करीब में आया मेरे घर पे। हम लोग सीरियल देख रहे थे और बोला भैया कहाँ है? वो तो नहीं है, वो तो कब आएंगे? बस इतने भैया कहाँ है, बस हम लोग ताके और निकलते, मतलब उसके साथ खड़ा ना होकर के पलंग पर से उठ करके मुहार पर निकलने लगे। ज्यादा लेट वो भी निकला। मुहार पर जब आए तो मिर्चा दूरा देख रहे, 2 गाड़ी लगा हुआ। मेरा गेट खुला तो पहले से भी था और सटाया था और गाड़ी अंदर में आ गया। हाँ, क्या बात है? तो जमीन के लिए मेरी बड़ी वाली जो है बात की प्रभा देवी, जमीन के लिए तो आप दिन में ना आइएगा, तो क्या बजे आएंगे? तो वो अभी नहीं आएंगे, 1-2 घंटा के बाद आएंगे। फिर जाने लगा, पूछा कहाँ से, आपका क्या नाम हुआ? तो विकास। जाते जाते गाड़ी से बोल के गया। कितना आदमी से? और 8 बजे करीब 8 बजे हम लोग सीरियलें देख रहे थे। 2 ही महिला थे तो करते नहीं क्या, अपना धान के काम किए और फिर सीरियल देखने में लग गए। काम भी तो ना है कुछ, मन में भया हुआ था। फोन किए जो थोड़ा डर लग रहा है हम लोग को, कोई आदमी आया अंदर में आ जाना, थोड़ा डर लग रहा था। मगर ऐसे कुछ नहीं मन में महसूस हुआ, मगर ऐसा कुछ था नहीं। दोबारा आया तो बगल हम लोग ताला लॉक कर दिए। ताला लॉक करके मेन गेट रूम में इस फ्लैट से आ सकने वाला गेट छोड़ लेते, मैं बाहर से सारा लॉक कर गया। तो वो आया पिस्तौल के साथ, हम लोग के पास है कि 8 बजे पहुंच गया। क्या आदमी से अंदर घुसा था? लगभग 3-4 आदमी। सबके पास हथियार था? हाँ, सबके पास हथियार था। क्या बोल रहा था आपको? 40 लाख रुपया 40 जमीन बेच करके। हाँ, नहीं तो नहीं तो मार देंगे। गन पॉइंट पे रख लेता? हाँ, हाथ में था, इतना सबके हाथ में था। हाँ, ऐसे लोडेड कर लेता। तो उन्होंने तान दिया तो हम लोग के, फिर हम बोले आप सामने बैठे ले, जान मारी दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सामान तो आपके सामने है, जो करना है आप तो कर ही सकते हैं। तो हमने सामान से छिपिर किया। फिर दूसरा रूम में हम लोग साथ ले गया। वो खड़ा रहा गोली तान करके, सब गोली लेकर के, गोली के साथ ही खोज खाद करा सभी रूम में घुस करके वो सब जो है? हाँ, सब रूम में घुसा। क्या क्या सामान ले गया? सामान में ज्यादा कुछ नहीं गया है। पैर में पायल पहने थे, आर्टिफिशियल का पायल था मेरा, और मेरा आर्टिफिशियल का पायल, एक मोबाइल और 1000-1200 करीब में, मतलब 100, 200, 150 ऐसे करके 50-25 करके पैसा रखे थे। वो 500 हुआ, 2 था, 2 500 हुआ था। ऐसे ही पेपर तो और घर से भी कुछ ले गया इनके? दिन का भी घर से? हाँ, इनमें से ले गया। इनके कान में के सोना का बाली था, बाली, पैर का पायल और 2-4 हजार रुपया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता भारती।
सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु एनएच पर अपराधियों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को गाड़ी में बैठाकर लूट लिया। सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जबरन गाड़ी में बैठाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद अपराधियों ने उन्हें चलती गाड़ी से सड़क किनारे फेंक दिया। पीड़ित मनियारी थाना क्षेत्र के शाहपुर मरीचा गांव निवासी 65 वर्षीय जुगल राय है। पीड़ित व्यक्ति आर्मी में आरएसटी पद से 4 साल पहले रिटायर हुए थे और अपने परिवार के साथ सिल्लीगुड़ी में रहते हैं। शुक्रवार की रात वह अपने पुश्तैनी घर आने के लिए पुष्पाराज बस से सफर कर रहे थे, तभी यह घटना हुई, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जुगल राय ने बताया कि वह सिल्लीगुड़ी से बस से मुजफ्फरपुर पहुंचे और रामदयालु चौक पर उतरकर गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया। अपराधियों ने हथियार दिखाकर 20,000 रुपए और एटीएम कार्ड लूट लिया, जिसके बाद एटीएम से 21,000 रुपए भी निकाल लिए। लूटपाट के बाद अपराधियों ने उन्हें काजी इंडा चौक के पास चलती गाड़ी से धक्का देकर फेंक दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद जुगल राय ने सदर थाने में लिखित शिकायत दी है। 5:20 में रामदयालु ओवरब्रिज के नीचे उतर के साइड से मैं ऊपर चढ़ा अपने गांव की बस पकड़ने के लिए। वहां पर वो आया, गाड़ी खड़ा किया, बैठा लिया, मेरा सामान जो था झोला वो भी अंदर रख लिया। इसके बाद आगे थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाने के बाद में वो अपना कार्रवाई शुरू कर दिया। क्या क्या कार्रवाई? पैसा निकालो, एटीएम कार्ड निकालो, उसकी कोड निकालो, सब मेरे से ले लिया। क्या वो गाड़ी में लोग था अपराधी? इसमें 4 था, एक ड्राइवर, 3 और था। सभी के पास हथियार था? सभी के पास हथियार? नहीं, एक ही मेरे को दिखाया। एक ही आदमी। अब कहाँ से आए थे? कहाँ से? सिल्लीगुड़ी से आया था सर। सिल्लीगुड़ी से। क्या करते हैं? अभी रिटायरमेंट हो गया सर। मैं वहाँ पर, मेरा बहू है, मेरा पत्नी है। किस विभाग में थे आप? आर्मी में सर। कब रिटायर किए हैं? 2021 1 मार्च को। और फिर इसका कितना पैसा यहाँ छीना है आपसे? यहाँ से 20,000 सर। उसके बाद क्या किया फिर? उसके बाद में एटीएम बोला कि दिखा, धमकी दे रहा है, मार दूंगा। इसके बाद में मेरे से एटीएम ओरिजिनल दिखा, नहीं तो मतलब क्या करेगा। अभी तो मैं तो नर्वस हो गया। इसके बाद जो है ओरिजिनल नंबर भी ले लिया। वो जाके काजी इंडा, थोड़ा सा महुआ वाला रोड है ना सर, वो आगे जाके मेरे को उतार के झोला भी उतार दिया, गाड़ी घुमाया, भाग। एटीएम से पैसा भी निकासी किया था सर? कितना निकाला था? कितना निकाला है? 21,000 सर। गांव किस लिए आए थे? मतलब यहाँ भी है ना, घर है ना। अच्छा, कहाँ घर है? ये बागी मरचा। क्या नाम हुआ आपका? जुगल राय। पुलिस में शिकायत किए हैं? जी, पुलिस में शिकायत किए हैं? हाँ, FI दर्ज हुई है। दर्ज हुआ? कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अब कर रहे हैं सर। पुलिस गई थी घटनास्थल पर? हाँ, वहाँ पर गए थे। अपराधी कितनी की संख्या में थे? मतलब ड्राइवर लेके 4 सर। लालू यादव के महाकुंभ वाले बयान के बाद जिला भाजपा मीडिया प्रभारी जमकर लालू यादव के महाकुंभ वाले बयान के बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। वार और पलटवार जारी है। अब बीजेपी ने लालू यादव पर जवाबी हमला बोला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हुई भगदड़ में करीब 18 लोगों की मौत हुई। इसमें अधिकतर कुंभ जाने वाले यात्री थे। हादसे के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रेलवे को दोषी ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ फालतू है। उनके इस बयान के बाद बिहार में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत शुभम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। लालू प्रसाद जी चंद वोटों की राजनीति के लिए कभी काशी के मंदिर को कुछ बोलते हैं, कभी मथुरा में कृष्ण धाम को कुछ बोलते हैं, कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ बोलते हैं। आज रही सही उनकी कसर, उन्होंने कुंभ के दिव्य स्नान 144 साल के बाद जो हमें हिंदू समाज के लोगों को जो ये मौका मिला है, उस पर उन्होंने जो कटाक्ष किया है, तो ये जो चंद वोटों की राजनीति के लिए वो बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के आस्था पे जो चोट करने का काम कर रहे हैं, उनको भी ये ज्ञात होना चाहिए कि वो भी कृष्ण के ही पूर्वज है। उनके पूर्वज कृष्ण ही रहे हैं। यादव समाज की वो राजनीति करते हैं। यादव समाज के पुरोधा के रूप में, पूजनीय के रूप में हिंदू समाज ने कृष्ण जी को अपनाया है।
राम जी को अपनाया है, हम लोग उनको हमेशा अपना पूर्वज और आराध्य मानते रहे हैं। गंगा मैया भागीरथ के प्रयास से जब भारत की धरती पे आई और हिंदुस्तान को जो उन्होंने, आज हम लोग जो भी पूर्वज, जब हमारे कोई मृत्यु भी होती है तो हम लोग गंगा जल डाल के शुद्ध करते हैं। और ऐसे कुत्सित और तुष्टिकरण के राजनीति से, ये राजनीति से वो कुछ वोटों को तो पा सकते हैं, जिस वोटों की राजनीति वो करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इस राजनीति के चक्कर में उनका जो मेन वोटर है, यादव समाज का वोटर ही उनसे टूट जाए। क्योंकि हिंदू आस्था आज के समय इतनी 144 वर्षों के बाद ये जो स्वर्णिम इतिहास रचने का समय आया है, 50-60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो 50-60 करोड़ लोगों की आस्था और भावना के साथ आप एक राजनीति करने के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कुंभ का स्नान फालतू है। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा कि उनकी राजनीति हिंदुओं पर चोट करने की राजनीति है, हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की राजनीति है। हिंदू अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। कांग्रेसी शासन काल में जो दूसरे को गोदी में बैठा के राजनीति करते थे, वो राजनीति नहीं चलेगी। अब हिंदू जग चुका है और हिंदू को अपने ताकत का अंदाजा है, अपने वोट बैंक का अंदाजा है, और जनता उनको बिहार के चुनाव में उनके 9वीं फेल पुत्र को, अपने जो आदमी अपने बेटा को राजनीति के शिखर पर रहते हुए शिक्षा का जब सही ज्ञान नहीं दे सका, सही राजनीति का ज्ञान नहीं दे सका, यादव समाज को उन्होंने राजनीति में उतारा जरूर, लेकिन अपराधीकरण के तरफ जो उन्होंने खींचा है वो कहीं से सही नहीं है। राजनीति हमेशा सही और स्वच्छ मानसिकता के साथ करनी चाहिए, और किसी भी जाति धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहीं से सही नहीं है। मेरी लालू जी और उनके 9वीं फेल तेजस्वी को ये सलाह है कि आप राजनीति सही और स्पष्ट दिशा में करें। हिंदू समाज के ऊपर चोट पहुंचाने का प्रयास आपका हमेशा आपकी गलत मानसिकता, गलत राजनीति का प्रेरक रहेगा, और आपको जंगल राज के नाम से ही बिहार की जनता याद करती रहेगी, और आप उसी अनुसार आपकी जो मानसिकता है वो राजद के साथ बनी रहे। मैं यही कामना करता हूं, और राजद इसी तरह 1-2 सीटों पर आने वाले 10-15 सालों में सिमट जाए और समाप्त हो जाए। इसकी मैं पुण्य महादेव गंगा मैया की कृपा से आपके साथ यही हो। आप जब हिंदू को नहीं पहचानिएगा तो हिंदू भी आपको नहीं पहचानेगा। बरुराज थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में बेटी के लव मैरिज से नाराज परिजनों ने मारपीट कर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर में बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता और भाई ने लड़के के परिजनों की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। घटना में गंभीर रूप से घायल लोग, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। घायलों की पहचान साबरा खातून उम्र 30 साल और फिरोज आलम उम्र 24 साल में हुई है। शादी के बाद से नाराज है परिजन। घटना जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की है, जहां शुक्रवार की देर शाम को साबरा खातून और फिरोज आलम को उसके पड़ोसी ने दरवाजे पर चढ़ाकर जमकर लाठी डंडे और चाकू से हमला किया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घायल परिवार के लड़के और आरोपी परिवार की लड़की दोनों घर से भागकर 1 महीने पहले शादी कर ली। शादी के बाद से लड़की के परिजन नाराज चल रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों बालिग है। लड़की के परिजनों को आशंका है कि लड़का लड़की दोनों घर में छिपे हुए थे। इसको लेकर लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर पहुंच गए। दोनों पक्ष में बहस हुई। इसके बाद मारपीट होने लगी। इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। हत्या और घर जलाने की धमकी भी दी है। घायल फिरोज ने बताया कि शाम में दरवाजा पर टहल रहे थे। अब्बास और निजामुद्दीन उसके साथ अन्य लोग सभी मिलकर मुझे बहुत पीटे। सिर फट गया। चाकू से शरीर के कई जगहों पर काट दिया गया। मेरी चाची का भी सर फोड़ दिया गया। घर पर 2 लोग थे, बाकी सब अन्य रिश्तेदार के शादी में गए हुए थे। निजामुद्दीन की लड़की मेरे बड़े भाई के साथ भाग गई। इसी कारण हम लोगों को पीटा गया। इसके अलावा बार बार सभी लोग धमकी देते हैं कि पूरे परिवार को गोली मार देंगे और घर जला देंगे। इस पूरी घटना को लेकर बरुराज थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि स्थानीय पुलिस को गांव में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी।
जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ लोग घायल थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। घटना में हुए घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में जानकारी मिली कि प्रेम प्रसंग में एक पड़ोसी के लड़के और लड़की ने भागकर शादी रचाई, जिसे लेकर के दोनों परिवार में विवाद चल रहा है। घायल का बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर फिर उसके बाद नजामुद्दीन और ये आवासी लोग हमको दरवाजे से उठा के लेके गया है। अब अपने दरवाजे पर हमको पकड़ के बहुत ज़्यादा पीटा है। माथ 2-3 जगह काट दिया है तलवार से। उसके बाद उंगली भी कूच दिया है। उसके बाद यहाँ भी फाड़ दिया है चाकू से 2-3 जगह टाका पड़ा है, वो सब अंदर है इसके। और उसके बाद पैर पे भी मारा है, काट दिया है। और उसमें फिर कलामुद्दीन था। उसके बाद फिर ये जमालुद्दीन था। उसके बाद मारलक छुरा से काट दिलक न सदवा सदवा इंतजवा सुल्तानविया इरफानवा कौसरवा नजामू मियाँ अब्बास मियाँ ये सब कोई मिल के हमको मार दिया है। मार दिया है, छुरा से काट दिया है, पैर कट दिया है, सर कट दिया है, हमको मार दिया है। हम अपने आदमी के लाने गए थे, हमारा आदमी को पकड़ के मारा है, हमको भी मार दिया है। मरहूम मुजफ्फर हुसैन की याद में कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ा मजलिस चहल्लुम का आयोजन किया। समाज के उत्थान के लिए शिक्षा से जुड़ाव बहुत आवश्यक है। मुजफ्फरपुर हुसैन की मजलिस चहल्लुम से मौलाना इंतजाम हैदर जैदी का खिताब प्रसिद्ध शायर व समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कर्नल हुसैन के पिता मुजफ्फर हुसैन मुजफ्फर मरहूम की मजलिस चहल्लुम का आयोजन बड़ा इमाम बाड़ा कमरा मोहल्ला में किया गया। प्रोग्राम का आरंभ कुरान खानी से हुआ, जबकि सोज खानी अब्बास हुसैन मुन्ना ने की। वहीं पेश खानी मुबारक जलालपुरी, सरवर अजीमाबादी और वारिस हुसैन गुल्लू ने की। संचालन प्रख्यात पत्रकार सैयद शबाब अनवर ने किया। इस मजलिस को मौलाना इंतजाम हैदर जैदी ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इल्म की बदौलत ही इंसान ने चांद तक पहुंच हासिल की है और अब इल्म की रफ्तार सूरज की तरह बढ़ गई है। शोध और अध्ययन का दायरा व्यापक होता जा रहा है। उम्मत के लिए हर वो शिक्षा हासिल करने की जरूरत है जो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। एक वक्त था जब यूरोप के लोग हमसे तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन आज हम शैक्षणिक स्तर पर काफी पिछड़ गए हैं, जो कि शोचनीय है। अगर उम्मत को पतन से बचाना है तो उसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। जिसके पास विज्ञान और तकनीक की शिक्षा होगी वही दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन इन सब के साथ कुरान और शरीयत का ज्ञान भी जरूरी है। मौलाना ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने कुरान के साथ अहले बेत यानी अपने आल से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने का हुक्म दिया है और अगर कुरान समझना हो तो अहले बेत का दामन थामना होगा। कार्यक्रम का संचालन शबाब अनवर ने किया। पेशखानी सरवर अजीमाबादी, मुबारक जलालपुरी ने किया। मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मजलिस में आए हुए लोगों का कर्नल हुसैन और हैदर अली ने शुक्रिया अदा किया। कमरा मोहल्ला में बहुत बड़ी शख्सियत मरसिया गो शायर, बहुत अजीम बाअखलाक बुलंद मर्तबे बेफ़ायद शायर अहले बैत जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब इब्न अली मंदर साहब के मजलिस 40वें की मजलिस थी, जिसे मैं लखनऊ से यहाँ खिताब करने आया था और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली और दुनिया को ये पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि रसूल और आले रसूल यानी फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं के ज़रिए आदमी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ज़िंदगी बना सकता है, अच्छी ज़िंदगी बना सकता है, जो इंसानियत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, दर्स देते हैं, अखलाक देते हैं और
पूरी दुनिया में सारी फैमिलीज का मर्तबा एक तरफ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, इसमें पंजतन पाक 14 मासूमीन हैं, इनका मर्तबा एक तरफ। ये लोग कभी इनका मुकाबला, इसीलिए अल्लाह ने हमें इनकी पर्सनालिटी को, इनकी शख्सियत को आइडियल हमारे लिए बनाया कि देखो अगर ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारना है तो इनको फॉलो करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके मुरीद बनो, इनके चाहने वाले बनो। इन्हीं की मोहब्बत है जो तुम्हें दुनिया में भी इज्जतदार बनाएगी और मरने के बाद भी इज्जतदार। मौलाना इंतज़ाम हैदर जैदी, लखनऊ। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने डीएम को पत्र लिखकर छाता बाजार से सरैयागंज टावर तक सुबह में यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने का आग्रह किया। कहा कि सुबह में सरैयागंज टावर से छाता बाजार तक सब्जी व फलों से भरी गाड़ियों की सड़क किनारे ही अनलोडिंग होती है। इससे जाम की स्थिति में परीक्षार्थियों को जाने में परेशानी होती है। मैं जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखी हूँ, चूँकि अभी 10th और 12th के सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही हैं और यहाँ की यातायात व्यवस्था बहुत बाधित हो रही है। क्योंकि बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं, तो यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखी हूँ। और खासकर सरैयागंज टावर से मिर्चाई मंडी होते हुए छाता बाजार चौक तक के जो मार्ग हैं, वहां से हमेशा मुझे पिछले 6 महीनों से, साल भर से वहां की जनता का कंप्लेन आता था कि वहां के मार्ग में जो होलसेल के सब्जियां भरे ट्रक वहां लगे रहते हैं। और सुबह में स्कूल, चूंकि उस मार्ग में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल पढ़ती है और जीडी मदर स्कूल भी हैं और भी बहुत सारे स्कूल उस मार्ग से होते हुए बच्चे उस मार्ग से होते हुए गुजरते हैं। तो चूंकि सब्जी लदे हुए ट्रक उस मार्ग में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या अक्सर वहां देखी जाती है और वहां के लोगों की शिकायत बार बार आ रही थी। ये शिकायत तो मुझे आज भी आई है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में मैं पत्र लिखी हूँ कि वहाँ की जो व्यवस्था है, जो सब्जियों से भरे ट्रक लदे रहते हैं, तो उनको दूसरे जगह पर व्यवस्थित करवाया जाए, ताकि बच्चों को स्कूल आने जाने में और परीक्षार्थियों को परीक्षा देने आने जाने में सुगम हो। और वहाँ की जो व्यवस्था है उसे सुधारें। इसके साथ ही पूरे शहर के यातायात की व्यवस्था को सुधारा जाए। इस संदर्भ में मैं प्रतिलिपि यातायात पुलिस उपाधीक्षक महोदय को भी दी हूँ और नगर आयुक्त महोदय को भी दी हूँ, ताकि यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो और बच्चों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। बहुत सारे बच्चों के चूंकि जाम की समस्या होती है, तो बच्चों के परीक्षा भी छूट रहे हैं। इसको लेकर के मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण पर दूसरी शादी करने के खिलाफ में मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के विरुद्ध बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2 अलग अलग याचिका दाखिल की गई है। उदित नारायण की पहली शादी वर्ष 1984 में बिहार में रंजना झा से हुई थी। उन दिनों उनका इतना बड़ा क्रेज नहीं था। जब वे बिहार छोड़कर मुंबई चले गए तो वहां पर नेपाल की सिंगर दीपा घतराज से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली। उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा अपने पति के साथ रहना चाहती हैं तथा उम्र व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रंजना झा का पति के साथ रहना जरूरी भी है। रंजना झा पत्नी का दर्जा प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता एसके झा अब इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंच गए हैं। उन्होंने एनएचआरसी व बीएचआरसी में 2 अलग अलग याचिका दाखिल की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी शादी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए करना गैर कानूनी है तथा हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उनकी दूसरी शादी को शून्य शादी और गैर कानूनी माना जाना चाहिए। कारण कि जब कानून है तो यह कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उदित नारायण जैसे सेलिब्रिटी के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा की शादी वर्ष 1984 में बिहार के श्रीमती रंजना झा के साथ में हुई थी। उसके बाद में
ये निकल गए मुंबई में एक नेपाली गायिका दीपा के साथ में उदित नारायण झा शादी कर लिए चुपके से। और जब पत्नी इनकी खोजबीन करना शुरू कर दिया तब मालूम चला कि उदित नारायण झा दूसरी शादी करके मुंबई में रह रहे हैं और उदित नारायण झा पहली पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे थे और वह महिला अपनी पत्नी के दर्जा के लिए और अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए न्यायिक संघर्ष सो कर रही है और अकेले लड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अकेले लड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू विवाह अधिनियम में जब तक डाइवोर्स क्लियर नहीं होगा तो न लड़का दूसरे शादी कर सकता है न लड़की दूसरी शादी कर सकती है। तो फिर यह उदित नारायण के लिए अलग से कानून कैसे आ गया कि उदित नारायण इतने बड़े भारी सेलिब्रिटी होने के बावजूद यह कानून को ताक पर रख करके अपना कानून बना दिए कि पहली पत्नी को छोड़ करके और दूसरी शादी कर लिए। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष हमने 2 पिटीशन आज दाखिल किया है कि उदित नारायण झा का जो सेकेंड मैरिज है उस मैरिज को शून्य करार किया जाए। और चूंकि इन्होंने पहली पत्नी को बिना डाइवोर्स दिए हुए इन्होंने शादी किया है तो दूसरी शादी इनकी गैर कानूनी हो और वह शादी को अवैध माना जाए और पहली पत्नी को उनके हिस्से की टोटल संपत्ति दिया जाए और पहली पत्नी को उनको पूरा अधिकार दिया जाए और कायदे से उदित नारायण के विरुद्ध बीएनएस की धारा 82 क्लॉज 1 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी जानबूझ करके ऐसा कार्य कर रहे हैं और समाज में यह क्या मैसेज देंगे यह उदित नारायण ही जाने। और आजकल उनका जो भी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार के प्रति और महिलाओं के प्रति जो उनकी स्थिति है वह इस बात को इंगित कर रहा है कि एक सेलिब्रिटी होते हुए वह महिला के अधिकार के प्रति सजग नहीं है। इसके ऊपर में सरकार को उनके ऊपर में काफी लगाम लगाने की आवश्यकता है और न्यायपालिका को भी इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के वैसे शख्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल मामला मानवाधिकार आयोग के पास में है। निश्चित रूप से उनकी जो पत्नी है, जो ओरिजिनल पत्नी है श्रीमती रंजना झा, उनकी न्याय के लिए हम लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू। सिकंदरपुर स्टेडियम के खेल भवन में वुशु चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार राज्य वुशु वुमेन चैंपियनशिप 2025 सिकंदरपुर स्टेडियम के खेल भवन में आज से शुरू हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मैच में पूरे बिहार के सभी जिलों से लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, महिला सशक्तिकरण का समय है। इस मंच पर लड़कियां अपनी प्रतिभा दिखा सकती हैं, वे आगे आ सकती हैं और अपने जिले और देश का नाम रोशन कर सकती है। सिकंदरपुर स्टेडियम के खेल भवन में बिहार स्टेट वुशु वुमेन्स लीग 2025 मैच का आज उद्घाटन समारोह में मैं सम्मिलित हुई हूँ। तो इस अवसर पर पूरे बिहार के करीब 300 बच्चियां जो वुशु गेम मार्शल आर्ट गेम है, उनके करीब 300 बच्चियां जो प्लेयर्स हैं वो आज भाग लेने के लिए आई हुई थी। तो सभी बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इस गेम के सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी बच्चियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अभी वुमेन एम्पावरमेंट का समय है और बच्चियां आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं और इस क्षेत्र में वुशु गेम में भी बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। एशियन लेवल पर बच्चियों ने प्राइज जीता है। तो सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आगे बढ़े, अपनी नई पहचान बनाए, अपने जिला और देश का नाम रोशन करें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज दिनांक 22 से 23 फरवरी तक मुजफ्फरपुर के खेल भवन सह व्यायामशाला में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में शहर की उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डीएसओ मुजफ्फरपुर राजेंद्र सर और डॉक्टर अमृता मैडम उपस्थित थी। वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है
जिसमें 2 प्रकार के इवेंट किए जाते हैं, एक सांडा और दूसरा तालू। सांडा इवेंट में किक, पंच और थ्रो तीनों टेक्निक लगाए जाते हैं और तालू एक ऐसा इवेंट है जिसमें तलवार, भाला, डंडा और बियर है। इंडिया वुमेन्स स्टेट लीग में बिहार के विभिन्न जिलों से लगभग 300 बालिका खिलाड़ी भाग ले रही हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के मौके पर अप्सरा कॉम्प्लेक्स व्यवसायी संघ के द्वारा भंडारे और भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल की तरह इस साल भी पूरे धूमधाम से 26 फरवरी को मनाई जाएगी। बाबा भोलेनाथ की बारात सज धज कर नगर भ्रमण को निकलेगी। ऐसे में आज मोतीझील स्थित अप्सरा कॉम्प्लेक्स की व्यवसायिक संघ की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संघ के सदस्य ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भोले बाबा का जागरण का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अप्सरा मार्केट के तमाम दुकानदार बंधु शामिल रहेंगे। साथ ही शहर वासियों से अपील है कि अधिक से अधिक लोग इस भंडारा में शामिल होकर
पुण्य के भागी बने। पूरे अप्सरा मार्केट हम लोग मिलकर यहाँ पे आयोजन कर रहे भंडारे का, जो कि हम लोग रामनवमी के दिन भी हम लोग भंडारे करवाए थे और इस बार महाशिवरात्रि में हम लोग भी भंडारे का भोज कर रहे हैं। इस बार हम लोग के बाद महाशिवरात्रि में भंडारे के भोज के साथ साथ हम लोग जागरण का भी व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि मनोरंजन के लिए, आस्था के लिए, सब लोग के लिए बना हुआ है, जो कि हमारे पूरा अप्सरा मार्केट तीनों फ्लोर के जो भी हम लोग दुकानदार हैं सब लोग मिल के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आप उससे भी चाहेंगे, आप लोग भी दर्शक लोग हम लोग अप्सरा मार्केट के बाहर आए और भंडारा का आप लोग प्रसाद खाकर जाए। लगभग कितने आदमी के भंडारा सर हम लोग मिनिमम 10,000 मिनिमम रखे हुए हैं आदमी के लिए, 10,000 आदमी को खिलाने के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए सभी शिव भक्तों के लिए खाना है। आप लोग भी आइए, जहाँ जहाँ तक ये न्यूज पहुंच रही है आप लोग सब अप्सरा मार्केट के बाहर आइए और भंडारा खा के जाइए। पत्री के दिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग आएंगे और सभी लोग प्रसाद का वितरण करेंगे और सभी लोग खाएंगे उसमें आके। और उस दिन हमारे यहाँ जो है आपको जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि रात को 11-12 बजे तक चलेगा। तो सभी लोग से निमंत्रण है कि सभी लोग आए और देखें और इसका लुत्फ उठाएं। तुर्की छाजन के RDGM मेडिकल कॉलेज में उन्नत मशीनों के माध्यम से लेप्रोएंडोस्कोपिक सर्जरी का लाइव वर्कशॉप आयोजित किया गया। तुर्की के छाजन स्थित RDGM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ मात्र 1500 रुपये में अत्यधिक मशीनों द्वारा किसी भी तरह की सर्जरी आप करा सकते हैं, जो बिहार सहित आसपास के जोन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। शनिवार को कॉलेज परिसर में इसको लेकर एक वर्कशॉप प्रोग्राम आयोजित कर लाइव ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शहर के जाने माने प्रख्यात डॉक्टर HN भारद्वाज रहे। इस मौके पर RDGM मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी वह उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। RDGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जो स्थापना की गई है उसका मूल मकसद ही है कि हम लोग क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकें और साथ ही कम से कम पैसे में ये सुविधा उपलब्ध हो। इसी कड़ी में आज का जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये लेप्रोएंडोस्कोपी की जो मशीन हम लोगों ने अभी अपने कॉलेज में, अपने अस्पताल में खरीदी है, उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया है। हमारे यहाँ कोई भी सर्जरी, कितना भी पेचीदा सर्जरी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सर्जरी क्यों ना हो, हम लोग मात्र 1500 रुपये मरीजों से लेकर और उतने में ही सर्जरी करते हैं। उसके अलावा दवा और सर्जरी के जो सामान होता है उसका खर्च अलग से मरीज वहन करते हैं। इसके अलावा आयुष्मान से भी हम लोग पूरी तरह से अपने हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो ये सब करने से इस क्षेत्र की जनता, वैशाली से लोग हमारे पास आ रहे हैं, भगवानपुर से आ रहे हैं, सरिया से आ रहे हैं, दूर दूर से, समस्तीपुर से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और जिस उद्देश्य से इस हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी या की गई है, उसकी पूर्ति होते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आज हम लोग उन गरीबों को जो क्वैक्स के चक्कर में परेशान रहते थे, बीमार रहते थे, बीमारी दूर नहीं होती थी, कभी कभी निधन भी हो जाता था उनका, उनसे छुटकारा पाके शहर के ही नहीं पटना से भी कुशल चिकित्सकों द्वारा यहाँ पर इलाज हम लोग करवा रहे हैं। और इसके स्वरूप उन गरीबों का जो दुआ हम लोगों को मिल रही है, उसी का परिणाम है कि आज कॉलेज दिन दुना रात चौगुना प्रगति कर रहा है। जैसा कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने कहा, हम लोगों की भी परिकल्पना यही है कि सबसे पहले बिहार में और उसके बाद ईस्ट जोन में ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के एक प्रतिनिधि मंडल ने कला संस्कृति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बज्जिका महोत्सव कराने की
अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को कला संस्कृति पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर जिला में बज्जिका महोत्सव आयोजित करने की मांग की। मौके पर अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्रासर ने कहा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के विविध लोक भाषाओं को समुन्नत बनाने हेतु बहुयामी महोत्सव का आयोजन किए जाने की योजना है, जिसे हेतु आर्थिक प्रबंधन भी किया जा चुका है। बिहार की प्रमुख लोक भाषा बज्जिका साहित्य एवं संस्कृति का भी उत्सव किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। इसलिए आज हम लोगों के द्वारा कला संस्कृति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले में 2 दिवसीय बज्जिका महोत्सव आयोजित करने की मांग की गई है। बिहार सरकार एगो बहुत बढ़िया नीति बनैलक है कि बिहार के जे 5 गो लोक भाषा है ओकर उत्सव मना के ओकरा प्रमोट करे के, भाषा के उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुति करे के, चाहे वही भाषा के साहित्य होए, कला होए, संस्कृति होए। सन 2024 के प्रारंभ में ही बज्जिका महोत्सव के लिए यहाँ पैसा आ चुकल है, लेकिन 1 साल लगभग बीते जा रहा है, अभी तक कोई प्रकार के वही पर विचार भी न कल गेल है। यहाँ के जिला कला संस्कृति पदाधिकारी हतन वो के मामले में एकदम उदासीन हतन। आई हम सब उनका एक ठो मांग पत्र दिलियन है, जिसमें बज्जिका महोत्सव अगर न मनेतन तो मार्च में वो पैसा लैप्स कर जात, वापस चल जात खजाना में। अला ओकर मार्च के मध्य में 2 दिवसीय बज्जिका महोत्सव सरकार के ओर से, जिला प्रशासन के ओर से मनायल जाए। ओकर की रूपरेखा हो, उसमें कैसे बज्जिका साहित्य, कला और संस्कृति के समायोजित कर 2 दिन में कैसे परिचर्चा कल जाए, प्रदर्शनी कल जाए, ओकरा लेल जो उत्कृष्ट काम कैले हैं जो कलाकार लोग या साहित्यकार लोग, उनका कैसे सम्मानित कल जाए, एकर पूरा प्रारूप दिली है और उनका से एक ठो बैठक करे के लेल हम सब समय मंगली है। अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई ठोस निर्णय न लेल जाइए अगर बज्जिका महोत्सव के लेल, तो हम जो बज्जिका के साहित्यकार हती, बज्जिका के रंगकर्मी हती, बज्जिका के भाषा भाषी हती। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर द्वारा निर्धन गरीब लड़की की शादी में सामग्री देकर सहयोग किया। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा शनिवार को एक निर्धन लड़की की शादी में सहयोग किया गया। शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान जैसे बर्तन, कपड़े, जेवरात और नगद राशि देकर लड़की की शादी में सहयोग किया गया। मौके पर क्लब के सदस्य वंदना विजयलक्ष्मी ने कहा कि हर वर्ष हमारे क्लब के द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग करने का जो प्रोजेक्ट विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, इस वर्ष यह 3री कन्या है जिसकी शादी में हम सहयोग कर रहे हैं। इस शुभ कार्य में मोहम्मदपुर गांव के अर्जुन पासवान ने हमारी मदद की। पहले भी ऐसे कार्य में उनका सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि आज जिस लड़की की शादी में सहयोग किया गया है, उनके पिताजी एक रिक्शा चालक है। निर्धन होने की वजह से उन्हें अपनी बेटी की शादी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हमारी संस्था की ओर से उन्हें सहयोग किया गया है। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट लवली साहू, बिंदु भारती, रीता प्रासर, मीरा चौधरी, मीरा श्रीवास्तव तथा डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी मौजूद रहीं। सभी मेंबर्स हम लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग थी हम लोगों की, और स्पेशली हम लोग जो निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। विगत 2 वर्षों से हम लोग लगातार इसको चला रहे हैं। हर वर्ष हम लोगों का टारगेट होता है कि कम से कम 12 लड़कियों की शादी, निर्धन लड़कियों की शादी में हम लोग सहयोग किया करेंगे। तो सहयोग में हम उनके पूरा किचन का बर्तन, कपड़े और जो जिसके पास है छोटे मोटे ज्वेलरीज और कुछ पैसे, गहने जो हम दे सकते हैं, ये हम लोग सहयोग करते हैं उन लोगों को। तो ये सब हम लोग आपस में मिलकर ही सहयोग करके करते हैं। और आज इस वर्ष, पिछले वर्ष हम लोगों ने 12 लड़कियों करते हैं, इस वर्ष ये 3री लड़की है और अभी हम लोग का टारगेट है कि 1 दर्जन हम लोग इस साल के अंत होते होते हम लोग कर लेंगे। ये लड़की बहुत ही गरीब है, इसका पिता रिक्शा चालक है और 2 बेटियां हैं उसको, जिसमें कि वो कुछ भी कर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।